गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। इससे पिछली वाली क्लास में हमने विलेन की सांद्रता ज्ञात करने की कुछ विधियां बताई थी, तो उसी क्रम में कुछ और विधियां हैं जिनका अध्ययन करना है। और इनमें सबसे पहले नॉर्मलता, फिर मूलरता, फिर मूललता, मूल प्रभाज या मूल अंश, इनका अध्ययन करना है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मलता क्या होती है। तो यहाँ पर हमने नॉर्मलता की परिभाषा लिख रखी है, आइए इसको पढ़ते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं और इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे एक फार्मूला लिखा गया है कि नॉर्मलता बराबर पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार और इंटू आयतन लीटर में। तो यहाँ पर ये परिभाषा हो गई नॉर्मलता की। तो इस परिभाषा में एक शब्द आता है ये तुल्यांकी भार। तो ये इसका उपयोग न्यूमेरिकल लगाने में आएगा कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। और ये परिभाषाएं तो सिंपल होती हैं, न्यूमेरिकल ही मेन है जो परीक्षाओं में आते हैं। परिभाषाएं तो बच्चे याद कर लेते हैं। तो आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सवाल नोट किया हुआ है कि 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर विलयन 250 ml किया गया है। इस विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? तो इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं पहले हम उनको नोट करते हैं और फार्मूले को लिखते हैं और उसके बाद में वैल्यू रखते हैं। ये हमारा फार्मूला है, नॉर्मलता बराबर पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार इंटू आयतन लीटर में। अब इसमें आंकड़े को नोट करते हैं। इसमें पदार्थ कौन है? सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का भार लिखना पड़ेगा। सोडियम कार्बोनेट का भार दे रखा 1.325 ग्राम। अब इसका अणुभार निकालेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुभार कैसे निकालते हैं? इसमें हमने सारे तत्वों के बताए थे कि इसके अणुभार कितने होते हैं और वैसे एग्जाम में भी दिए रहते हैं। और जनरली जैसे हमारा सोडियम है तो सोडियम का अणुभार 23 होता है, ये परीक्षा में मिलेगा आपको लिखा हुआ नीचे ब्रैकेट में। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये हमको परीक्षा में मिल जाते हैं जो सवाल मिलता है। अब अणुभार कैसे निकालते हैं? इसमें सोडियम कितने हैं? 2, तो हम 2 सोडियम लिख लेंगे, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, और इनके सबके मान डाल करके जोड़ देंगे। तो सोडियम का कितना होता है? 23, कार्बन का 12 होता है, यहाँ से मान रख रहे हैं, और 3 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अब ये 23 दूना 46, 12 और ये 16 48, इनको सबको हम जोड़ लेंगे और एक में जोड़ करके इनका हमको अणुभार ज्ञात हो जाएगा कि कितना होता है। अब इनको सबको हम जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर 106 आ जाता है। तो ये 106 क्या हो गया? इसका अणुभार हो गया। अब यहाँ पे फार्मूले में तुल्यांकी भार रखना होता है, तो हमको चाहिए तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? इसमें जो अणुभार है, अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता होता है। अम्लता क्षारकता कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर कोई भी कंपाउंड हमारा दे रखा है जैसे सोडियम कार्बोनेट, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3। अब ये वाला जो कंपाउंड है इस पे हमारा कितना चार्ज है, या है दोनों पे समान चार्ज होगा। अब इस पे कितना चार्ज होता है? तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है, तो इसकी अम्लता या क्षारकता 2 हो गई। अब जैसे NaOH होता तो हम कैसे निकालते? इसमें OH पे देख लेते कितना चार्ज है। तो OH पे जो चार्ज होता है हमारा वो -1 होता है, तो हम क्या कह देते? इस पे -2 है और इस पे कितना हो गया? -1 हो गया। तो ये जो संख्या निकल के आती है -2 -1, ये प्लस माइनस छोड़ देते हैं, केवल गिनती ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट, तो हमको NaOH से कोई लेना देना नहीं। हम ये सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनेट पे चार्ज कितना दिख रहा है? यहाँ पे आप देखेंगे कितना दिख रहा है? -2, यानी हम इसको 2 से भाग कर देंगे और 2 से भाग करने पर कितना आ जाएगा? ये 53 आ जाएगा। तो यहाँ पर तुल्यांकी भार 53 हो गया। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पदार्थ का तुल्यांकी भार निकाला, तो अब इन सारी डिजिट को हम एक पास लिख लेते हैं। पदार्थ का भार कितना दिया था? सबसे पहले 1.325, तुल्यांकी भार अभी हमने कितना निकाला? 53, और आयतन इस सवाल में कितना दे रखा है? 250 ml।
अब ये आयतन फार्मूले में लिखा है, लीटर में पड़ता है, तो हम इस 250 को अगर हम 1000 से भाग कर देते हैं तो ये ml की जगह लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये सारे मान हम इस फार्मूले में रखेंगे। तो नॉर्मलता को कैपिटल N से भी प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल N इक्वल टू क्या हो गया, सबसे पहले पदार्थ का भार कितना है 1.325 और बटे अणु भार यानी तुल्यांकी भार कितना है इसका, तुल्यांकी भार इसका 53 आया था। और आयतन का हमें पड़ेगा लीटर में, लीटर में कितना है 250 बटे 1000। जब बटे में बटा होता है तो संख्या नीचे वाली ऊपर आ जाती है, यानी ये जो 1000 है ये ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दशमलव के बाद 3 संख्याएं, तो ये हम दशमलव हटा दें, 3 जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। अब इसको हमको डिवाइड करना है, डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि इसके मान क्या आते हैं। तो इसको भाग देंगे 53 से 1325 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये पूरा 25 बार कट जाता है। हमने कैलकुलेशन कर लिया, आप लोग भी देख लें। तो नॉर्मलता कितनी हो गई, ऊपर 25 बचा और नीचे ये कितना बचा 250। तो अब 250 बचा, इसको डिवाइड कर दें, 25 एकम 25 और ये 10 हो गया, तो 1/10 आ गया। 1/10 को हम भाग देते हैं, तो चाहे तो नॉर्मलता 1/10 कह दें या अगर इसको भाग दे दें तो डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो ये इसकी नॉर्मलता आ गई। तो ये हमारा एक सवाल हो गया जो यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, एनसीईआरटी ये आपके कॉर्नर में दिया गया है। कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमको फार्मूला पता होता है कि नॉर्मलता बराबर पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार इंटू आयतन लीटर में, और हमको भार दिया होता है और आयतन भी दिया होता है। हमको केवल तुल्यांकी भार निकालना होता है और हम क्या करते हैं, अणुभार निकाल लेते हैं और अणुभार निकालने के बाद अम्लता या क्षारकता से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा तुल्यांकी भार निकल आता है। तो अब हमको अगली हेडिंग पढ़ना है मोलरता। तो आइए यहाँ पर मोलरता की परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर विलायक में उपस्थित पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो ये इसका फार्मूला हो गया, मोलरता बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार इंटू आयतन लीटर में। नॉर्मलता में यहाँ पे तुल्यांकी भार था और मोलरता में यहाँ पे अणुभार है। तो आइए इसको भी एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सवाल लिख रखा है, 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको पदार्थ का भार लिखना होता है। तो यहाँ पे पदार्थ जो है हमारा वो NaCl है, NaCl का भार लिखेंगे। तो सबसे पहले पदार्थ हमारा जो था हमने उसका भार लिख लिया। NaCl का भार कितना दे रखा है 5.85। अब इसका अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार कैसे निकालेंगे कि एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। सोडियम का कितना होता है 23, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था। क्लोरीन का 35.5 याद कर लीजिएगा और एक में ऐड कर देंगे 58.5 हो जाएगा। अब इसमें विलयन कितने ml जल में घोला गया, ये तो हो गया आयतन। तो अब इसका आयतन कितना दे रखा है 250 ml। तो अगर हम ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं, इस ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करना होता है 1000 से भाग दे देते हैं, तो ये ml का लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे मान निकल करके आ चुके हैं, इस फार्मूले में रख देंगे। तो मोलरता को कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पदार्थ का भार यहाँ पे दे रखा है, ये 5.85 दे रखा है और अणुभार कितना हमारा आया, ये 58.5 आया और आयतन कितना दे रखा है 250। तो 250 और ये संख्या पलट जाएगी तो 1000 हमारा ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्याएं, यहाँ एक संख्या है तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे। अब दशमलव के बाद दोनों में संख्याएं बराबर हो गई तो हमारा दशमलव हट जाएगा। अब 1 जीरो से ये जीरो काट दिया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 585 से 585 कट गया। अब हमारा कितना बचा 10/25 बचा। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 चक्कू 100 हो जाएगा, तो ये 0.4 आ जाएगा। ये मोलरता है। तो ये हमारा एक मोलरता हो गया। अब हम मोललता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए उसको समझते हैं, मोललता क्या होती है। तो ये मोललता की परिभाषा हमने लिखी है, आइए पढ़ लेते हैं। किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अगर 1 लीटर था, यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी हमारी रखी गई है 1 लीटर होती,
तो यहाँ पर अगर 1 लीटर होता, जो 1 किलोग्राम के स्थान पर अगर 1 लीटर हो जाए तो ये हो गया मोलरता, और 1 किलोग्राम कह दिया तो ये मोलरता, बाकी परिभाषा वही है, तो फार्मूला भी वही होगा। मोलरता बराबर पदार्थ का भार और बटे इसका हो गया अणुभार और आयतन लीटर में। तो बिल्कुल जैसे मोलरता की परिभाषा पढ़ी थी वही मोलरता की है, बस दोनों में अंतर क्या है कि वहां पर यहाँ पे 1 लीटर था तो फार्मूले में हम आयतन लीटर में रखते थे, और इसमें क्या है किलोग्राम है तो फार्मूले में हम किलोग्राम कर देंगे। तो आइए इस पे भी एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। तो हमने एक सवाल लिख लिया कि 11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पदार्थ कौन सा है, NaCl है, तो NaCl का भार यहाँ पे कितना दे रखा है, ये हमारा भार है 11.7 ग्राम, और इसके बाद में हमको NaCl का अणुभार निकालना पड़ेगा। तो NaCl का अणुभार, तो इसका अणुभार निकालेंगे। अणुभार कितना होता है, सोडियम और प्लस क्लोरीन, अभी हमने बताया था सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होगा, एक में जोड़ देते हैं 58.5 हो जाता है। इससे पहले भी बताया था। ये आयतन दे रखा है, तो आयतन बराबर कितना, इसमें 500 है और इसको 1000 से भाग दे देंगे तो ये हमारा ये काहे में था, ग्राम में, और अब काहे में 1000 से भाग दे देंगे तो किलोग्राम में। अब इस फार्मूले में इसका मान डालते हैं, तो इसको देखते हैं, मान रख देते हैं। फार्मूला भी हमने लिखा है। तो मोलरता को स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। पदार्थ का भार कितना दे रखा है, इसमें 11.7 ग्राम दे रखा है। अणुभार कितना है, ये 58.5 ग्राम। आयतन लीटर में 1000 ऊपर चला जाएगा और ये 500 नीचे आ जाएगा। अब हम दशमलव हटा दें तो ये 5 बार कट जाएगा, 117 पंचे 5 बार कट रहा है, 585, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब ये 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, तो मोलरता बराबर कितना हो गया हमारा, 2/5 हो गया। 2/5 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। तो जैसे हमने मोलरता निकाला था वैसे ही हमने मोलरता निकाल लिया है। अब इसके बाद हम मोल प्रभाज को पढ़ते हैं। तो ये हमने मोल प्रभाज या मोल अंश की एक परिभाषा लिखी है, आइए इसको समझ लेते हैं। क्या है इसकी परिभाषा, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। अब इसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल या फार्मूले के माध्यम से समझते हैं। हमने अभी लिखवाया मोल प्रभाज को कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल n क्या है, विलेय के अणुओं की संख्या, कैपिटल N क्या है, विलायक के अणुओं की संख्या। तो हमने एक फार्मूला लिखा है x = स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और इसका दूसरा फार्मूला लिखा है कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यानी नीचे तो विलेय और विलायक के अणुओं का योग रहेगा, ये योग इस फार्मूले में भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। तो योग को तो हम कुल अणुओं की संख्या कह देंगे। यहाँ पे अभी हमने लिखा था कुल अणुओं की संख्या, ठीक है। और ऊपर या तो हम विलेय के अणु ले लें या विलायक के अणु ले लें। विलेय के अणुओं को हमने स्मॉल n लिया और विलायक के अणुओं को हमने कैपिटल N ले लिया है। तो अब ये तो हमारी हो गई कुल अणुओं की संख्या, और ये है विलेय के अणु, यह विलायक के अणु। तो यही तो हमने परिभाषा में लिखा है कि विलेय या विलायक के अणुओं की, विलेय या विलायक के अणुओं की संख्या, ये विलेय के अणु हो गए और ये विलायक के अणुओं की संख्या, तथा कुल अणुओं की संख्या। तो ये हो गई कुल अणुओं की संख्या, और बटे का मतलब हो गया अनुपात, तो ये बटे का हमने निशान लगा दिया। तो एक फार्मूले में हमने लिखा है विलेय के अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या, और दूसरे फार्मूले में विलायक के अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। यही परिभाषा हो गई मोल प्रभाज या मोल अंश की। यानी किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के अणुओं की संख्या तथा कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को हम मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। और इसको भी हम इसमें जैसे कई सारे विलयन ले लेते हैं तो इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक विलयन के 2 घटकों का योग क्या होता है। ये एक बार आया है यूपी बोर्ड में, एनसीईआरटी कार्नर में भी दिया गया है कि किसी विलयन के 2 घटकों या 3 घटकों का योग क्या होता है। तो आइए उसके लिए एक डेरिवेशन के माध्यम से समझते हैं। ये एक डेरिवेशन जैसा है, क्वेश्चन हमने एक बार बताया था जो भी, उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं कि प्रश्न ये पूछा जाता है कि किसी विलयन में विलेय और विलायक के मोलों का योग या विलेय और विलायक के अणुओं का योग कितना होता है। तो हमने कोई पात्र ले लिया है,
इसमें हमने ए विलेय ले लिया और बी हमने विलायक ले लिया, और जब ए और बी मिलेंगे तो एक विलयन बन जाएगा। यानी जब विलेय और विलायक मिलते हैं तो विलयन बन जाता है, ये हम जानते हैं। अच्छा, अब इसमें विलेय के मोल हमको देखना है। विलेय कौन है? ए। तो विलेय के मोल का मतलब हम ए के मोल पढ़ेंगे, और इसमें दूसरा हमने विलायक लिया है बी, तो विलायक के मोल का मतलब हम बी के मोल पढ़ेंगे। अच्छा, अभी हमने इससे पहले वाले में ये बताया था कि विलेय के मोल को हमने स्मॉल एन से लिखा था और विलायक के मोल को हम कैपिटल एन से लिखते हैं। तो अब इसके लिए अगर हम ए का मोल प्रभाज देखें, ए क्या है? विलेय। तो यहाँ पर ए का मोल प्रभाज अगर हम निकालें तो इसका मोल प्रभाज क्या होगा? इसके लिए हम जैसे मोल प्रभाज वहां पे लिखते थे, तो इसको हम ए का मोल प्रभाज, इसको एक्स ए कह देंगे, और एक्स ए बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, ये हमारी एक समीकरण हो गई। अब ऐसे ही अगर हम बी का मूल प्रभाज निकालना चाहें तो बी का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा? एक्स बी, और यहाँ पे कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करें? अगर हम एक्स ए और एक्स बी को जोड़ दें, ठीक है, इन दोनों का हमको योग देखना है और ये सिद्ध करना है कि इन किसी विलयन में जितने भी उसके घटक कण हैं सबका योग एक होता है। ये एक डेरिवेशन आया था, तो हम इनको जोड़ करके देख लेते हैं कि इनका कितना आएगा। तो जरा इनके मान डालते हैं। एक्स ए का मान कितना है? स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और इसका मान कितना है? कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो जब हम इनको एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, तो स्मॉल एन और प्लस है तो प्लस कैपिटल एन, और बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन पहले से था, तो ये कट गया और एक टाइम कटा तो ये एक आ गया। इनके कहने का मतलब यही हुआ कि अगर हम देखें यहाँ से, तो ये जो एक्स ए था और एक्स बी का जो योग होता है कितना आ गया? एक आ गया। ये हमको प्रूफ करके लाना था कि इन दोनों का योग कितना होता है? एक होता है। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि एक विलयन में जितने भी घटक होंगे, यहाँ पे तो हमने दो घटक ले रखे थे ए और बी, तो उनका योग एक हो गया। अगर हम एक विलयन में तीन घटक ले लें, चार घटक ले लें, तो उनका भी योग एक होता है। तो ये हमारा एक डेरिवेशन हो गया। अब मोल प्रभाज पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिख लिया है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब इनको हमको समझना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो ये जल दे रखा है और दूसरा एथिल अल्कोहल दे रखा है। यहाँ पे दो कंपाउंड हैं। तो सबसे पहले हम जल को देखें, फिर एथिल अल्कोहल को देखें, फिर इनके अलग अलग मोल प्रभाज निकाल लें। वैसे तो किताबों में अलग अलग तरीके दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम इनके आंसर देखेंगे वो अपने हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले जल का भार कितना दे रखा है, ठीक है। तो जल का भार कितना दे रखा है? यहाँ पे 72 ग्राम दे रखा है। अब अणुभार निकाल लेंगे, जो कंपाउंड लेंगे उसी का अणुभार निकाल लेते हैं। तो जल का अणुभार होता कितना है? 18 होता है, ठीक है। ये हम याद कर लेंगे या निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 और 2 18 हो गया। अब जब इनके भार और अणुभार ज्ञात हो गए तो हम इनके मोल ज्ञात करेंगे। तो अब इसके मोल निकाल लेते हैं। तो जल के मोल ज्ञात करेंगे। अब मोल कैसे ज्ञात करते हैं? इनका सूत्र होता है भार बटे अणुभार। तो भार बटे अणुभार से इनके मोल ज्ञात हो जाते हैं। तो इनके मोल को हम ज्ञात करेंगे, कैसे ये होंगे? तो इनका भार कितना है? 72, अणुभार कितना है? 18, डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने पर जो आ जाएगा वो जल के मोल आ जाएंगे। तो ये 4 बार कट जाएगा, तो ये जल के मोल हो गए 4, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे हमने जल के मोल निकाले हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे एथिल अल्कोहल के मोल निकाल लेंगे। उनको भी हम देखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पर एथिल अल्कोहल का भार लिख लिया 92, यहाँ सवाल में दे रखा था, इसका अणुभार निकाल लिया 46 आ गया। अब इसके मोल कितने हो जाएंगे? ये 92 बटे 46, तो 46 दूना 92, मोल हो गए 2। अब जल के मोल थे 4 और एथिल अल्कोहल के आ गए 2, दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएंगे कुल मोल। और कुल मोल को हम क्या कह सकते हैं? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन कह सकते हैं। तो एक में आए थे 4 और एक में आए 2, तो टोटल हो गए 6।
अब हम सीधे इनके मान फार्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ से हम जल के मोल प्रभास निकालेंगे। तो जल के मोल कितने आए थे 4 और कुल मोल कितने आए थे 6। तो जब हम 4 को 6 से भाग दे देंगे तो इनके मोलों की संख्या निकल करके आ जाएगी और इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0.66 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम जब यहाँ पे एथिल एल्कोहल का मोल प्रभास निकालेंगे तो एथिल एल्कोहल का मोल प्रभास, तो पहले एथिल एल्कोहल के मोल लिखेंगे और बटे कुल मोल। तो एथिल एल्कोहल के आए थे 2 और कुल मोल थे 6, तो 2 को 6 से भाग देंगे तो ये 0.33 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया मोल प्रभास का टॉपिक, हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हमने नॉर्मलता, मोललता, मोलरता और मोल प्रभास का अध्ययन किया। अब इससे आगे का जो भी है टॉपिक वो अगले वीडियो में उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू।